हेलो फ्रेंड्स, आज है 29 जुलाई 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 6 अगस्त तक। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कलेक्टरों को जिले की परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन का फैसला करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में कोरोना का प्रसार हो चुका है और 25 जुलाई तक यहां पर 7,623 कोविड-19 के मामले सामने आए थे। इनमें से 2,626 एक्टिव केस हैं, जबकि 4,944 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 43 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, 2.10 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री के अनुसार इस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपए पीएसयू के विनिवेश से आएंगे और 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। केंद्रीय सरकार की विनिवेश की योजनाओं के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी। उन्होंने कहा कि पहले ही लगभग 22 से 23 ऐसे पीएसयू कंपनियां हैं जिनके विनिवेश को सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। तीसरा प्रश्न, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी की पहचान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के तौर पर की। बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। भारत और इंडोनेशिया एक पड़ोसी देश हैं। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के संबंध भी लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। भारत का जकार्ता में दूतावास है और इंडोनेशिया दिल्ली में एक दूतावास संचालित करता है। चौथा प्रश्न, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, 47। केंद्र सरकार ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार पहले ही 59 चीनी ऐप पर बैन लगा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सभी 47 ऐप्स पहले बैन हुए 59 ऐप्स के क्लोन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि ये 47 ऐप भी देश के डेटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी और इन पर डेटा चोरी करने का भी आरोप है। ये ऐप यूजर्स की निजी और गोपनीय जानकारी को इस्तेमाल कर रहे थे और इन्होंने गोपनीयता कानून का उल्लंघन भी किया है, जिस वजह से इनके ऊपर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, मौसम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के मौके पर 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप देश भर के 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा। ऐप मौसम की सटीक जानकारी देने के साथ शहर का तापमान, सूरज के उदय और अस्त का समय भी बताएगा। समय समय पर मौसम के बिगड़े मिजाज की चेतावनी भी जारी करेगा। छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, 3। ये प्रयोगशालाएं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता में राष्ट्रीय संस्थानों में स्थित हैं। इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी और प्रत्येक शहर में करीब 10,000 व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा सकेगी। परीक्षणों की संख्या अधिक होने से
संक्रमण का तेजी से पता लगाने और शीघ्र उपचार करने में मदद मिलेगी। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। यह पोर्टेबल डिवाइस जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। नई तकनीक में RT-PCR परीक्षण के समान सटीकता है, जिसे अब परीक्षण के लिए मानक माना जाता है। नमूने का विश्लेषण करने के लिए डिवाइस एक डिस्पोजेबल पेपर पट्टी का उपयोग करती है और परिणाम एक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया जाता है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? ऑप्शन ए सही होगा, यूनिसेफ। कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। यह बात यूनिसेफ के नए अध्ययन की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में दुनिया भर में बच्चों की देखभाल की स्थिति, शुरुआती शिक्षा और कोविड-19 के कारण महत्वपूर्ण पारिवारिक सेवाओं के बंद होने के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना महामारी इस साल करीब और 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर धकेल सकती है। 9वां प्रश्न, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ऑप्शन डी सही होगा इसका, 10। रेलवे के मुताबिक इस फैसले से पड़ोसी देश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन सुलभ होगा। भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई। इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया। ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। भारत पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क, रेल व बंदरगाह विकास के लिए कई परियोजनाओं को मदद कर रहा है। 10वां एवं अंतिम प्रश्न है, CRPF स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 27 जुलाई को। CRPF को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। इसे फिर साल 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। भारत में 27 जुलाई 2020 को 82वां CRPF स्थापना दिवस मनाया गया। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल में से एक है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।